हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज मैं आपको इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि मोस्ट आईएमपी रहेंगे आपके अभी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं। जैसे कि बात करें तो एसएससी सीजीएल हो गया आपका, उसके बाद एमपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है तो एमपीएसआई में भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस एसआई में भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, उन सभी एग्ज़ामों में साइंस के करीबन 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो कुछ खास क्वेश्चन है जो हमेशा से रिपीट होते आ रहे हैं। तो मैंने उनके कुछ क्वेश्चन करीबन 85 टू 90 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। तो वो आप देखें और उस क्वेश्चंस को याद कर लें, समझ लें। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको वो याद हो जाए, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम में साइंस का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा जीएस के सेक्शन से। तो आप इस वीडियो के थ्रू इजीली साइंस के क्वेश्चन गेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धोने का सोडा है ना, धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर, उसका रासायनिक नाम क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक कि विटामिन से कौन सा आपको रोग होता है, दूसरा इनके रासायनिक नाम आपके, जैसे विटामिन सी का यहाँ पे पूछा है केमिकल नेम, डिसीज पूछ लेगा, ये जरूर पूछते हैं। और किसने विटामिन को खोजा ये भी पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको याद रखना है, विटामिन सी का नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बोला रतौंधी। रतौंधी एक बीमारी का नाम है जो कि आंख से रिलेटेड है। शाम को सूर्य अस्त है ना, जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद दिखना बंद हो जाता है इंसान को। ठीक, दिखना बंद हो जाता है, वो देख नहीं पाता, तो इसको बोलते हैं रतौंधी। तो ये पूछा है कि जो रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होता है, मतलब किसकी कमी से होता है? यहाँ पे पूछ रहा है, वो विटामिन का नाम पूछ रहा है। तो किस विटामिन की कमी से होता है रतौंधी? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉफिंग गैस यानी कि हास्य गैस, मतलब ये वो गैस होता है जिससे हंसी आती है, गैस को सूंघने के बाद हंसी आती है। तो उसका रासायनिक नाम पूछा है उसने, केमिकल नेम पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? केमिकल नेम पूछा है। ठीक, तो केमिकल नेम में क्या हो जाएगा इसका? इसका केमिकल हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, आपका सब इंस्पेक्टर का हो, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हो, या फिर आपका कांस्टेबल का हो, किसी का भी एग्जाम होगा, ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं साइंस के अंतर्गत, कोई हाई लेवल नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी एक रोग है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? उसने पूछा है किस विटामिन से, तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। बेरी सीधे याद रखें, बी से बेरी, बी से विटामिन बी, तो बेरी की कमी से होता है आप बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए एक क्वेश्चन आता है कि वाटर यानी कि पानी में कौन से विटामिन घुलनशील है, और दूसरा कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील है। तो देखिए विटामिन हमारे पास है ए बी सी, ठीक है, डी भी है आपके पास, है ना, के भी है, इस टाइप से। तो सबसे इसका याद करने का ट्रिक है, बी और सी जो है, बी और सी
ये पानी में घुलनशील होते हैं, इसके अलावा कोई भी पानी में घुलनशील नहीं होता। तो बस आप ये याद कर लें कि बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है, और बाकी उसके अलावा जितने भी विटामिन बचे वो सब किस में घुल जाएंगे, बसा में घुल जाएंगे। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है अभी कि बसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, तो बीसी को छोड़कर सभी, मैंने अभी बताया ना बीसी जो है ये पानी में घुल जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो पानी में बीसी घुलनशील है, यानी कि ये पानी में घुलेगा तो बसा में नहीं घुलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि बसा में बीसी को छोड़कर सभी बाकी ए डी के एच जो भी है वो सब आपके बसा में घुलनशील रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए आगे जल में घुलनशील, तो जल में कौन से, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी विटामिन और विटामिन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, कितने प्रतिशत होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने % होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 70 से 80 के बीच में होती है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, मान लीजिए ने ऑप्शन दे दिया 70%, 60%, 50% और 40%, तो आंसर जाएगा 70। अब मान लीजिए उसने दे दिया 65%, 50%, 55% और आपका दे दिया उसने कितना 45%, तो आंसर क्या जाएगा, फिर जाएगा 65%। एक ऑप्शन और दिया मान लीजिए 80%, ठीक है, 65%, 70% और मान लीजिए 90%, तो यहाँ पे आपको आंसर 80 नहीं लगाना है, आंसर आपका 70% ही होगा। ठीक है, 80 जब आपको 70 ना मिले, यहाँ पे 60 होता तब आप 80 लगा देते। ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शन देख के लगाइएगा, इसलिए मैंने लिया 70 से 80 के बीच में, यानी कि 69 तक चलेगा, 79, 75 तक चलेगा आपका, है ना, इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव का सामान्य तापमान, मतलब मानव के शरीर का, है ना, मानव के शरीर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर पूछा है उसने। ठीक, क्या पूछा है, टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस या फिर कितना फ़ारेनहाइट होना चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन आपका कहाँ होता है मानव शरीर में, छोटी आंत में। ये आपको याद रखना है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, और एक होता है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में होता है पानी का क्या होता है, अवशोषण, पानी का अवशोषण होता है आपका बड़ी आंत में। तो ये आपको याद रखना है, छोटी आंत में होता है भोजन का पाचन और बड़ी आंत में होता है पानी का अवशोषण, यानी वहां पे पूरा पानी आपके मल से खींच लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। और एक चीज और, क्वेश्चन एक आता है कि भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन आता है भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है या स्टार्ट होता है, तो भोजन होता है माउथ से, यानी कि मुख से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए मुंह में हमने भोजन डाला, दांत से चबाया, और यहाँ पे आपका टाइलिन उससे खाने से मिला, लार जो है आपका उससे मिल गया टाइलिन, और यहीं से भोजन का पाचन स्टार्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मानव शरीर में भोजन कहाँ से स्टार्ट होता है पाचन, तो वो होता है आपका मुख से। और कहाँ पे पाचन होता है, तो छोटी आंत में। और पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो पानी का अवशोषण होता है आपका बड़ी आंत में। ठीक, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की लोहा, मतलब मानव शरीर को, ये सॉरी की नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, को लोहा यानी कि आयरन, है ना, कहां से प्राप्त होता है, आयरन कहां से मिलता है उसको, तो आयरन मिलता है आपको हरी पत्तीदार सब्जियां, सबसे ज्यादा पालक खाने से आयरन बहुत ही तेज मिलता है। ठीक है, तो पालक खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, जो भी हरी हरी सब्जी रहेंगी, पत्तेदार सब्जी अधिकतर। तो मेनली अगर आयरन की बात करें तो पालक आप खाइए, आयरन आपको बहुत मिलेगा, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक। अगर पालक की सब्जी अच्छी नहीं है तो आप पालक उबाल के उसके पानी को नमक डाल के भी पी सकते हैं, वो भी फायदा करेगा। भोजन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता चुका हूं, बनी सी बात है। इसका आंसर क्या होगा, मुख होगा, इसका आंसर होगा मुख से। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंदर का पूछा उसने, बाहरी नहीं पूछा, याद रखिएगा। दो पार्ट होते हैं, एक हमारे शरीर के बाहर और एक हमारे शरीर के अंदर। तो यहां पे उसने क्या पूछा है, आंतरिक यानी कि इनर वाला पूछा है उसने, इनर भाग पूछा है उसने, इनर वाला। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा यकृत यानी लिवर।
ठीक है। यकृत यानी क्या होता है, लिवर, यह गुर्दा भी जिसको बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत या लिवर। ये हमारे शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा भाग है, ये याद रखिएगा, शरीर के अंदर यकृत सबसे बड़ा भाग होता है आपका, ठीक, लिवर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी हर एग्जाम में पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो होती है फीमर। और फीमर कौन सी हड्डी है, देखिए अगर आप कंकाल तंत्र की बात करें, ये हमारे रिब्स हो गए, ये हमारा हैंड, दिस इज, ठीक, ये आपके पैर हो गए। ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है तो समझ जाए, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये हमारे घुटने हो गए, ठीक। हाँ, तो फीमर हड्डी जो है ना वो ये वाली हड्डी है, दिस इज जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो ये वाली हड्डी जो है ना हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक, इसको बोलते हैं फीमर। और उसके बाद जो नीचे वाली ये एक हड्डी होती है, इसमें दो हड्डी होती है पैर में, एक इधर और एक पीछे। तो आगे वाली हड्डी को बोलते हैं हम, पीछे वाली हड्डी को बोलते हैं टीबिया, और आगे वाली को बोलते हैं फैबुला, ठीक। तो ये हड्डियों के नाम है। वैसे मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा जिसमें पूरा मैं कंकाल तंत्र समझा दूंगा, आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी हो गई आपकी फीमर। एक पूछता है छोटी हड्डी, उसका क्वेश्चन जब आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, खैर यही बता देता हूं। चलिए, छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, स्टेपीज, जो कि कहां की हड्डी है, कान की हड्डी है, कान की हड्डी, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी और फीमर सबसे बड़ी हड्डी। मानव का दिमाग का वजन कितना होता है, एक मानव के दिमाग का वजन कितना होता है, माइंड का, जो माइंड है हमारा उसका वेट कितना होता है, तो माइंड का वेट होता है 1300 से 1400। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अधिकतर ऑप्शन में आपको मिलेगा 1350, तो 1350 हमेशा आंसर रहता है, इसलिए मैंने 1300 से, और कहीं कहीं कभी 1300 भी देते हैं वो, तो 1350 सबसे अच्छा आंसर, 1350 और 1300 मिले तो 1300। और ये मानव यानी कि ये ह्यूमन की बात चल रही है, लेकिन ये मैन की है, ठीक, मेल पर्सन की है। अगर फीमेल का पूछेगा तो फीमेल का पूछेगा, अगर 1350 ऑप्शन में है और 1300 है तो आपको फिर आंसर लगाना पड़ेगा 1300। कभी भी फीमेल का जो दिमाग का वजन होता है वो 50 ग्राम मेल से कम होता है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मान लीजिए एक ऑप्शन में वो आंसर ले रहा है 1400 अगर मेल का, तो फीमेल का हो जाएगा 1350, और अगर 1350 मेल का ले रहा है तो 1300 होगा। तो मेनली आपको इस पे जाना है, क्योंकि 1350 वो मेल का रहता है और फीमेल का 1300 ग्राम, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, और ये ग्राम्स में होते हैं, किलो मत लगा देना, 1300 से 1400 ग्राम्स, ठीक, ग्राम्स में है ये। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, हीम धन ग्लोबिन, ये होता है हीमोग्लोबिन। तो हीम है लोहा, यहां पे हीम क्या है, लोहा, आयरन, और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो जो हमारा शरीर है, शरीर में जो हमारा खून है यानी कि ब्लड है, ये रेड होता है। तो रेड जो होता है ये हीम के कारण होता है, ना कि पूरा हीमोग्लोबिन। हम बोल देते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण है, लेकिन जब आप डीप में स्टडी करेंगे तो हीम के कारण, हीम एक रंजक है, पिगमेंट है आपका, हीम एक रंजक है जो कि खून को कलर प्रदान करता है, इसका यही काम है कि ये खून को कलर दे, रेड दे। और ग्लोबिन ये आपका प्रोटीन है जो कि इसकी सहायता करता है पूरे शरीर में संचार करने का, तब ये मिलके हीमोग्लोबिन बनते हैं। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लोहा यानी कि आयरन, क्योंकि हीम का मतलब होता है आपका आयरन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है। अब देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का काम पूछ लिया उसने, तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है, O2 का परिवहन। अब ये देखिए ये पूरा हीमोग्लोबिन था, लोहा तो है ही इसमें आपका, आयरन तो है ही इसमें, और ये क्या करता है, अब देखिए लाल कैसे होगा, अगर आपको देखिए लोहा देखा आपने, एक लोहा देखा है, लोहा ऐसे लाल नहीं होता, लेकिन जब ऑक्सीजन से वो क्रिया करता है और उस पर जंग लग जाती है तो आपने देखा होगा जंग का कलर लाल हो जाता है आपका, जो जंग लगता है, रस्ट लगता है, उसका कलर हो जाता है आपका लाल, है ना। तो वही चीज है, जब ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलती है तब वो लाल हो जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का काम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको आप IMP मार्क कर रहे हैं, 3 स्टार मार्क करें, 4 स्टार 5 स्टार जितना भी हो, तो ये आपको मार्क करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, O2 का परिवहन। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। सबको पता होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, बताने की जरूरत नहीं, न्यूटन साहब है हमारे, न्यूटन जी ने, सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। किसी पिंड का भार है, सॉरी ये तो किसी पिंड का भार वेट है ना, किसी पिंड का भार वेट कहां पर अधिकतम होता है, मतलब सबसे ज्यादा वेट कहां पे होगा किसी पिंड का। तो बनी सी बात है ध्रुवों पर मतलब पोल्स, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो सबसे ज्यादा जो रहता है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे ही रहता है। और यहाँ पे जो विषुवत रेखा होती है इक्वेटर, यहाँ पे 0 होता है, कोड में 0 होता है, विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा होगा आपका पोलों पे और सबसे कम न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पे या इक्वेटर पे। अगला देखते हैं, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार कब अधिकतम होता है। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार कब अधिकतम होता है, तो लिफ्ट में जब भार होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जाएगी, एक्सीलरेशन से। लिफ्ट जब ऊपर की ओर त्वरण यानी एक्सीलरेशन से जब वो ऊपर जाएगी गति करते हुए, तब हमको, कभी भी आप लिफ्ट में जब जाएं तो आप गौर कीजिएगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका वेट बढ़ गया, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा हल्का हो गया। और वही लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो आप फिर वहां पे 0 की स्थिति में आ जाएगी, वहां पे ग्रेविटी खत्म हो जाती है। किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, मतलब कोई वस्तु है, किसी वस्तु का वेग जा रही है पहले किसी वेग से, उसको सीधे उसका डबल कर दिया, 2 गुना वेग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो उसका संवेग यानी कि उसका मोमेंटम, संवेग होता है मोमेंटम है ना, तो उसका मोमेंटम भी दुगना हो जाएगा। किसी पिंड का अगर आपने वेग दुगना किया है तो उसका मोमेंटम भी दुगना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो किसी पिंड का अगर वेग दुगना किया जाए तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया कौन सी ऊर्जा संचित करती है। देखिए ऊर्जा हमको पता है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा, ठीक, गतिज ऊर्जा। तो यहां पे क्या पूछा है उसने कि चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है इन दोनों में से, तो वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। और एक क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट आईएमपी है, प्लेन, एयरप्लेन या एरोप्लेन जो भी बोले आप इसको, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो एयरप्लेन में जो होती है दोनों होती है, याद रखिएगा, बोथ ऑप्शन लगाना है आपको, ए और बी दोनों, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है एयरप्लेन में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, देखिए आपको डायग्राम से समझाता हूं मैं। मान लीजिए ये एक माउंटेन है, कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो ऐसा सीधा नहीं खड़ा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से थोड़ा वो ऐसा झुक के चलता है थोड़ा। तो झुक के क्यों चलता है, क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि वो ऐसा क्यों, सीधा क्यों नहीं चल रहा, वो एकदम ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं चल रहा, वो ऐसा इंक्लाइंड ही क्यों चल रहा है। तो ये क्या करता है, अपनी स्थिरता में वृद्धि क्या करते हैं, जब झुकते हैं तो हमारा जो ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटी, एकदम ग्रेविटी को कंट्रोल करते हैं हम झुक के, तो उससे हमारी जो स्थिर रहने की, अगर सीधा चलेंगे तो कहो पीछे गिर जाए हम, इसलिए हम झुकते हैं ताकि हमारी स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती, क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होती, मतलब दिन जो हो रहे हैं 24 घंटे के हो रहे हैं, 48 घंटे के हो जाते, क्या हो जाता, तो दिन की अवधि जो है आपकी कम हो जाती। मतलब अब जो दिन, मान लीजिए 12 घंटे का दिन है आपका डे और 12 घंटे की नाइट है, तो ये कुछ कम हो जाता, मान लीजिए 10 घंटे की हो जाती, ऐसा कुछ ना कुछ चेंज आ जाता, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्षा के रुकने के उपरांत यानी रेन, वर्षा यानी क्या होता है, रेन है ना, रेनी सीजन अभी चल ही रहा है, तो वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष कहां पर दिखाई देता है, इंद्रधनुष कहां पे दिखाई देता है, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, समझिएगा इस बात को। देखिए जैसे ये आपका सन है, ठीक, ये आपका सन हो गया, अब पूछा है कि इंद्रधनुष कहां दिखेगा, ठीक, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, इधर दिखेगा, कहां दिखेगा इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में। अब मान लीजिए सूर्य आपका अगर ईस्ट में है तो आपको वेस्ट में दिखाई देगा इंद्रधनुष, अगर सन आपका वेस्ट में है तो ये आपको ईस्ट में दिखाएगा, हमेशा अपोजिट दिखेगा, है ना, अपोजिट आपको दिखेगा, ठीक, सूर्य की विपरीत दिशा में आपको हमेशा वो दिखाई देगा।
चलिए, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना की तरह काम करता है? जो कैमरा होता है हमारा, है ना, कैमरा होता है, तो उसका कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना की तरह काम करता है? तो वो करता है फिल्म। फिल्म जो होती है उसकी, वो रेटिना की तरह काम करती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य के सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी बोलते हैं, कितना होना चाहिए नॉर्मल? तो नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80। ये अपर वाली बीपी, और ये जब आदमी बोलता है ना कि बीपी लो हो गया, है ना, तो 120/80। ये जो बीपी लो कब होता है? जब 80 से और नीचे चला जाए, 70 हो जाए। बीपी हाई हो गया तो क्या होगा? ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये हो जाएगा 130, तो बीपी हाई हो गया इस टाइप से। तो 120/80 क्या हो जाएगा? रक्तदाब। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, प्रोटीन पूछा है। रक्त में जमने में कौन सा प्रोटीन? विटामिन नहीं पूछा है। दो क्वेश्चन आते हैं कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, और एक क्वेश्चन आता है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन पूछा है, तो प्रोटीन का नाम हो जाएगा फाइब्रोनोजिन। और ये प्रोटीन कहाँ से निकलता है आपका? तो ये प्रोटीन निकलता है आपका यकृत या लिवर से। ठीक, ये आपको याद रखना है। फाइब्रोनोजिन, तो ये कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। ये भी पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जामों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक, सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी स्टेपीज, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और ये हड्डी है कहाँ की? कान की। कान की हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डी होती है? 6। टोटल कितनी हड्डी होती है कान में? 6, याद रखना है आपको। इंसुलिन की कमी से, है ना, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग सबको पता है, डायबिटीज। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे जाएगा? इंसुलिन कहां से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है अग्नाशय, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज। एक क्वेश्चन तो सीधे ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर अग्नाशय मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कांस्टेबल में आ सकता है अग्नाशय। लेकिन एसआई में क्या देगा? अग्नाशय नहीं देगा। अग्नाशय की अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। तो इसका आंसर होगा बीटा। अग्नाशय की बीटा कोशिका या बीटा सेल से निकलता है आपका इंसुलिन। ठीक, जिसके कारण क्या होता है? डायबिटीज। ठीक, चलिए, टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? मैं बता चुका हूं। अब आपको मैंने बताया था, ये 2 पैर थे, तो ऊपर वाली फीमर थी, और नीचे जो है क्या है? एक टीबिया थी पीछे वाली, और एक फेबुला थी। तो यहां पे पूछा है, तो टीबिया कहां की हड्डी हो जाएगी? पैर की हड्डी हो जाएगी टीबिया। दांतों का ऊपरी भाग बना होता है, मतलब जो सफेद वाला खोल होता है ना, ये हमारा दांत है, तो ये जो खोल होता है ऊपर का सफेद वाला, ये किससे बना होता है? ये बना होता है एनिमल से। किससे बना होता है? एनिमल से। आप देखते होंगे पेप्सोडेंट वगैरह का ऐड होता है, तो बताते हैं कि एनिमल के घिस जाने से दांतों में सनसनी वाली रोग हो जाती है। यानी कि आप आइसक्रीम खाओगे तो आपको ज्यादा ठंडा लगेगा, गर्म चीज खाओगे तो ज्यादा गर्म लगेगा। तो ये एनिमल के घट जाने से या घिस जाने से ही दांतों में ये दिक्कत होती है। और एक चीज और बता दूं, एनिमल जो है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, या मतलब सबसे कठोर भाग बोल सकते हो आप, है ना। ये सबसे कठोर भाग होता है आपका, मजबूत। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टार्च का रासायनिक केमिकल सूत्र या फॉर्मूला। केमिकल क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक, तो केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या है केमिकल फॉर्मूला? C6H12O6। आजकल ये क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम आपका हो जाएगा CH2O होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? CH2O होल ट्वाइस। याद करने ही पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें लिए हैं। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CH2
CO ट्वाइस। वह कौन सा तत्व है जो दांतों को कठोर बनाता है, यानी हमारे दांतों को कठोर मजबूती कौन सा तत्व प्रदान करता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हमारे दांतों को, देखिए कैल्शियम तो होता है हमारे दांतों में, लेकिन फ्लोरीन का काम है आपका मजबूत बनाना, कठोर बनाना। ठीक है, इससे तो निर्माण हो जाता है कैल्शियम और फास्फोरस से, लेकिन फ्लोरीन क्या करता है, हमारे दांतों को मजबूती देता है, हार्डनेस देता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। लोहे की गेंद पारे में, ठीक, मरकरी, ये पारा है, ठीक, पारे पे तैरती है, यानी कि मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें आपका पारा रखा हुआ है, ये पारा है, तो जब लोहे की बॉल आप इसमें डालोगे तो ये तैरता रहेगा, जबकि पानी में आप डालोगे तो ये डूब जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, पारे पे वो तैरता है, पानी में डूब जाता है। इसका आंसर है पारे का घनत्व लोहे से ज्यादा है, यानी लोहे की जो डेंसिटी है, यानी जो लोहे का बॉल है, इसकी जो डेंसिटी है वो मरकरी या पारा जो है हमारा उससे कम है। और जब पानी के साथ यही केस होता है तो पानी का डेंसिटी लोहे से कम हो जाता है, या लोहे का डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो डूब जाता है। ठीक, देखिए ये डूबने वाली चीज का कॉन्सेप्ट ऐसा है, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी जिससे वो उसमें डूब जाएगी। जैसे यहाँ पे लोहे की डेंसिटी पारे से कम थी, तो वो जिसकी डेंसिटी आपकी कम रहेगी वो बड़ी वाली डेंसिटी के ऊपर क्या करेगी, तैरती रहेगी। ठीक, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, पारे का घनत्व तो ज्यादा था, तो कम वाली चीज, अब देखिए डेंसिटी का मतलब वेट समझ ली, मान लीजिए कोई हल्की चीज है, कोई भारी चीज है, तो भाई भारी चीज डूब जाएगी, हल्की चीज तैरेगी। ऐसे याद कर सकते हैं आप, जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है, तो इससे क्या हुआ, जो तेल है, तेल की डेंसिटी पानी से कम है। इस टाइप से किसी जो भी चीज तैरेगी उसकी डेंसिटी हमेशा कम रहेगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होगा। नदी, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था SSC SI, या जिसको हम CPO बोलते हैं, दिल्ली SI, इसमें ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था रिसेंट में 2016 में जो री एग्जाम हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जब भी समुद्र नदी से कोई भी चीज समुद्र में जाती है तो वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है। क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है नदी के पानी से। यहाँ भी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया आपका। ठीक, और यही क्वेश्चन अगर उल्टा बोल देता कि समुद्र से कोई चीज जाके नदी में जा रही है तो क्या होगा, वो थोड़ा नीचे डूब जाएगा। ये होगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे, मतलब समुद्र का जो पानी है उसका घनत्व बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता है, ये सॉरी पानी है, नॉट पानी, पानी। तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। तो इसका आंसर है गहराई व खारापन में वृद्धि होती है। तो समुद्र के पानी, मतलब आप जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाओगे तो, और उसका जैसे जैसे खारापन बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पे। तो ये तो सबको याद होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, रडार का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे में भी पूछा गया था और SSC के एग्जामों में भी पूछा गया था। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होगा, तो रडार का फुल फॉर्म है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, रडार का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन जो है आपका, जो कि नमक में अधिकतर आजकल पाया जाता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से रोग होता है, सबको पता होगा, घेंघा, या जिसको ग्वाइटर रोग कहा जाता है। घेंघा, या जिसको हम ग्वाइटर रोग के नाम से भी जानते हैं, गले का रोग है, गला थोड़ा बड़ा हो जाता है। रक्तदाब को कौन नियंत्रण करता है। रक्तदाब को कौन नियंत्रण करता है, तो सोडियम। हमारे शरीर में ये बात चल रही है, हमारे शरीर में है ना, हमारे बॉडी में बात चल रही है। तो शरीर के अंदर जो सोडियम होता है हमारा, वो हमारे BP को कंट्रोल करके रखता है। देखिए नमक में सोडियम होता है NaCl,
जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोलता है डॉक्टर बोलता है नमक कम खाएं, और जिसका बीपी लो हो जाता है उसको बोला जाता है भाई साहब कि आप नमक खाइए। तो ये क्या कर रहा है, बीपी कंट्रोल कर रहा है ना आपका सोडियम, नमक। आपने देखा होगा घर में अगर आपके फादर को ब्लड प्रेशर होगा तो बोलते होंगे भाई हमको नमक थोड़ा कम देना। कभी डॉक्टर के यहाँ गए, बीपी लो हो गया, डॉक्टर बोलेगा भाई नमक शक्कर का घोल मिला के पी लो। तो उससे क्या होता है, जब सोडियम शरीर में जाता है तो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। अगर कम है तो उसको बढ़ा देगा, बढ़ा है तो देखिए अधिकतर काम करता है ये बढ़ाने का। नमक, सोडियम जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसीलिए क्या होता है, जब बीपी बढ़ जाता है तो नमक आप कम खाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, और बीपी लो होगा तो थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा खाइए तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया जो कि मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये एक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया के ऊपर एनाफिलीज मच्छर जो होती है उनके काटने से मलेरिया रोग फैलता है। तो इससे जो प्रभावित अंग है उसको बोला जाता है तिल्ली, या फिर स्प्लीन, या फिर पीला। कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है आपको, तीनों ऑप्शन इसलिए मैंने डाले हैं। जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में स्प्लीन ही देगा, इंग्लिश में भी स्प्लीन दे देगा, हिंदी में भी स्प्लीन दे देगा, आपको दोनों में दे देगा। तिल्ली दे देगा आपको, इंग्लिश में स्प्लीन दे देगा, हिंदी में तिल्ली दे देगा, इंग्लिश में स्प्लीन देगा, हिंदी में पीला दे देगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, तिल्ली, स्प्लीन या पीला। इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन होता है तो वो आंसर चला जाएगा आपका। कभी भी तीनों साथ नहीं आएंगे, याद रखिएगा। तिल्ली भी वही चीज़ है, स्प्लीन भी वही चीज़ है, और पीला भी वही चीज़ है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग स्प्लीन। मोस्ट IMP क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, तो वो होता है आपका यकृत यानी कि लिवर में, लिवर में होता है। और हमारा जो मूत्र होता है या यूरिन जो हम करते हैं यूरिनेट, उसमें यूरिया की मात्रा भी पूछी जाती है, तो 2% यूरिया की मात्रा होती है उसमें, याद रखिएगा। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है तिल्ली को, या पीला को, या स्प्लीन को, जहां पे मलेरिया जिस प्रभावित हो रहा था। तो तिल्ली, पीला या स्प्लीन को बोला जाता है मानव शरीर का ब्लड बैंक। विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की फंक ने। फंक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने खोज की किसकी, विटामिन की। रेनिन, रेनिन, ये काट दीजिए, मैं क्वेश्चन बता देता हूं। रेनिन हमारे शरीर के, टाइपिंग मिस्टेक है, हमारे शरीर के किस भाग से निकलता है। रेनिन हमारे शरीर के किस भाग से निकलता है, क्वेश्चन ये है आपका, पूछा जा रहा है। तो ये निकलता है स्टोमक या पेट या अमाशय से। ठीक, स्टोमक, अमाशय या पेट से निकलता है आपका रेनिन। ठीक, किडनी की यूनिट क्या है, क्वेश्चन घुमाने वाला है। किडनी की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट है नेफ्रॉन। पूछा जा चुका है, MPSI का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और रेलवे में तो हर बार पूछते हैं। RRB का तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, आपको याद रखना है। किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। डार्विन का सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डार्विन का सिद्धांत क्या है। तो डार्विन का सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन लेना है डार्विन का सिद्धांत। मानव की उत्पत्ति किस युग में या किस एरा में हुई थी, तो मानव की उत्पत्ति हुई थी प्लायोसीन एरा में, प्लायोसीन एरा में, याद रखिएगा। सबसे पहले मानव का विकास कहाँ हुआ था। सबसे पहले देखिए, ये भी साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मानव से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मानव का विकास कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले मानव का विकास हुआ था आपका मध्य एशिया में। कहाँ हुआ था, मध्य एशिया में। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन आया IMP। तो मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, वयस्क मानव, वयस्क मानव। और जब बच्चा पैदा होता है और वो थोड़ा सा बड़ा रहता है तो उस समय 208 हड्डियां होती हैं। फिर जब बड़ा हो जाता है तो 2 हड्डियां जुड़ जाती हैं, जिस कारण से 206 हड्डियां बचती हैं। तो अगर पूछ ले नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 208। और ऐसे नॉर्मल पूछे मानव शरीर या वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206।
मानव के चेहरे फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो फेस में पाई जाती हैं आपकी 14 हड्डियां। इसको कैसे याद रखेंगे? 14वीं का चांद बोलते हैं आपका चेहरा, 14वीं का चांद। तो 14 आ गया ना 14वीं, तो 14वीं का चांद क्या हो जाएगा? आपका चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। मानव में कितने जोड़े पसली या रिब्स पाई जाती हैं? कितने जोड़े पूछा उसने? पेयर्स पूछे हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, पेयर्स पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है? तो पेयर्स पूछे तो 12 जोड़ी और टोटल पूछे तो 24। तो कितनी रिब्स होती हैं आपकी, कितनी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं, 12 पेयर्स में होती हैं, और कुल की पूछे तो 24 होती हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 7.4। तो इसका आंसर 7.3 से 7.4 भी जा सकता है। तो 7.3 अगर मिलता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसको बोला जाता है थोड़ा क्षारीय, थोड़ा सा बेसिस है। ठीक, हम 1 मिनट में कितनी बार, नॉट कटनी, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी स्लाइड में। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं हम? तो हम लेते हैं 16 से 17 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। कितनी बार? 16 से 17 बार। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछ रहा है, केमिकल नेम पूछ रहा है आपसे विटामिन बी का। तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? विटामिन बी का केमिकल नेम हो जाएगा थायमीन। थायमीन है आपका विटामिन बी का केमिकल नेम। मोस्ट आईएमपी आपको याद करना ही पड़ेगा। विटामिन बी का नाम है थायमीन। अगला क्वेश्चन पूछा है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का केमिकल नेम पूछ रहा है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। तो विटामिन ए का हो गया रेटिनॉल, विटामिन बी का हो गया थायमीन, और विटामिन सी का मैं आपको बता चुका हूं जैसा कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा मैंने बताया था आपको। धोवन सोडा जो था आपका वॉशिंग पाउडर धोने वाला, तो उसका क्या नाम था? सोडियम कार्बोनेट था। सोडियम कार्बोनेट था उसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्या लग गया? बाई। अब इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि घर में हम बाई लगाते हैं खाना बनाने के लिए। बाई को लगाते हैं हम खाना बनाने के लिए। तो भाई बाई लग गया, नहीं ये खाना बनाएगी, और बेकिंग सोडा क्या है? खाना बनाने वाला सोडा। तो बस बाइकार्बोनेट लग जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका बेकिंग सोडा, और जो धोवन सोडा था या वॉशिंग पाउडर था उसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट ओनली। ठीक, चलिए। बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है? बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है या सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा, ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को? शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? देखिए अभी तक हम विटामिन ए बी सी के रासायनिक नाम देख चुके हैं। अब आया है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिकविनोन। क्या है? फिलिकविनोन। ये आपको याद रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिकविनोन, और ये विटामिन के जो है रक्त को थक्का नहीं जमने देता है ना, रक्त को थक्का नहीं जमने देता, फ्लो कराता रहता है। शरीर के अंदर रक्त की क्लॉटिंग होने से विटामिन के का काम क्या है? जैसे ही आपका जैसे कट जाता है शरीर और खून निकलता है, तो खून का जो थक्का जमा देता है वो जमाता है विटामिन के। ठीक। मार्स गैस किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो मार्स गैस बोला जाता है मीथेन को, CH4। मीथेन इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो मीथेन को बोला जाता है मार्स गैस। विटामिन सी की खोज किसने करी थी? विटामिन सी का रासायनिक नाम हमको पता है एस्कॉर्बिक एसिड। और यहाँ पे क्या पूछा है? विटामिन की खोज किसने की? विटामिन सी की खोज किसने की? देखिए विटामिन की खोज की थी फंक ने। सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खोज करी होलकर ने। किसने करी? होलकर ने। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। विटामिन सी की खोज किसने करी? आपकी होलकर ने। होलकट या होलकर, जो भी आप याद रखना चाहें। यूरिया की मात्रा अधिकतम पाई जाती है किसमें? तो यूरिया की मात्रा अधिकतर मूत्र में। हमारी ये शरीर की बात देखिए, साइंस का क्वेश्चन चल रहा है तो इसका क्वेश्चन होना था यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में कहां पे पाई जाती है? तो यूरिन में मैंने बताया था आपको 2%। ठीक। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है एक एंजाइम है।
ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये थोड़े लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में ये पूछे जाते हैं। ठीक, एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं। तो पेप्सिन एक उदाहरण है किसका, एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाता, क्वेश्चन है इनमें से ऐसा हो सकता है, इनमें से दूध में क्या नहीं पाया जाता, या दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एंजाइम की रचना होती है किस टाइप की। एंजाइम जो होते हैं, जैसे कि पेप्सिन एक एंजाइम था, तो इसकी रचना किस टाइप की होती है। तो इसकी बनावट रचना जो होती है एमिनो एसिड से होती है, या किससे बनी होती है, तो एमिनो एसिड से बने होते हैं आपके एंजाइम। टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन, तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। बोलते हैं ना न्यूरोटॉक्सिन, सांप के जहर में टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन क्या होता है कि हमारे शरीर में लकवा देता है, हमारे शरीर की गतिविधियों को बंद कर देता है, पैरालाइज कर देता है हमारे शरीर को। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है क्या, तो फल और सब्जी में विटामिन डी आपके नहीं पाया जाता। आपको पता है विटामिन डी सूर्य से ही मिलता है, सन। ठीक, मलेरिया का परजीवी है, मतलब मलेरिया मैंने बताया था एक परजीवी है, मच्छर के काटने से फैलता है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लेडोनियम। क्या है, प्लेडोनियम, याद रखना है आपको। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अभी पूछा गया था दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो उसका आंसर था विटामिन सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है कैसीन। कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो कैसीन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, आपका दूध में। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, मेढक के हृदय के कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय के 3 भाग होते हैं। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है क्या, डीएनए। डीएनए के बिना कोशिका सेल का निर्माण ही नहीं हो सकता, डीएनए तो जरूरी है सेल के लिए, है ना। तो डीएनए। कोशिका को किसने खोजा, या सेल को किसने खोजा, है ना, तो सेल को खोजा आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, या एक बायोलॉजी के बहुत ही ज्ञान के ज्ञाता थे, जिन्होंने कोशिका को सबसे पहले खोजा। उन्होंने बताया कि कुछ इस टाइप की कोशिका भी होती है 1665 ईस्वी में। अदरक तथा आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अदरक तथा आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसका हम तना खाते हैं। ठीक, क्या खाते हैं, तना, याद रखना है आपको। अदरक तथा आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, बनी सी बात है मेटल में होगा, या फिर अगर बात करें ठोस में होगा, ठोस में भी होगा तो किस में होगा। ऑप्शन में अगर आपको लोहा मिले तो लोहा, और लोहा के साथ अगर एल्यूमिनियम दे दिया जाए तो आंसर फिर एल्यूमिनियम जाएगा। ऐसे तो आपको हमेशा मिलेगा इस्पात, आंसर हमेशा इस्पात होता है, लेकिन कभी अगर चेंज कर दिया इस्पात के साथ आपको एल्यूमिनियम भी दे दिया तो आंसर फिर एल्यूमिनियम जाएगा। एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है। सूर्य ऊर्जा का कारण है, मतलब सूर्य में जो ऊर्जा हमको मिल रही है, सूर्य से ऊर्जा, वो किस कारण से मिल रही है, तो वो नाभिकीय संलयन से मिल रही है आपकी। क्या होता है, 4 हीलियम, मतलब 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं। ठीक, तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक, नाभिकीय संलयन। एक अश्वशक्ति, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या, तो सबको पता होगा 746 वाट। पुराने क्वेश्चन हो गए, लेकिन पूछ सकते हैं कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में। सुराही या मटके का पानी ठंडा होता है किस मेथड के कारण, फ्रिज में तो बिजली लगती है, लेकिन सुराही या फिर मटके का पानी ठंडा कैसे हो जाता है बिना बिजली के, वो होता है वाष्पीकरण के कारण। क्या होता है, जैसे ये मटका है, आपने इसमें पानी भरा तो वो क्या रिश्ता है, यहाँ से गीला होता है, गीला होता है, बाहर फिर गर्म हवा आती है, उसको वाष्प में कन्वर्ट करती है, भाप बनता है, फिर वो भाप ठंडी होती है, इस कारण से पूरा मटका ठंडा हो जाता है और अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है, तो वाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु पूछ रहा है यहाँ पे, तो सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी, सबसे कठोर धातु है आपकी प्लेटिनियम। ठीक है, प्लेटिनम है आपकी सबसे कठोर धातु। विटामिन की खोज किसने की, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जैसा कि मैंने बताया फंक ने की है विटामिन की खोज 1911 में। ठीक, तो किसने की, फंक ने की 1911 ईस्वी में। ठीक,
तो ये कुछ क्वेश्चन थे 85 के करीब, 85 या 86 क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी साइंस के क्वेश्चन है। अब आपको सबसे पहले काम ये करना है कि जो हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, आपको इसको लाइक करना है फेसबुक पेज को हमारा। और हमारा जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप भी है हमारा एक, जो कि एजुकेशन ग्रुप है। आप उस पर क्वेश्चन वगैरह पोस्ट कर सकते हैं मित्रों के साथ, अपने ग्रुप मेंबर के साथ, और मैं उस पर प्रॉब्लम्स को देख लूँगा, जो ज़्यादा हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको सॉल्व कर दूँगा। तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्कॉलरलाइट के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है और स्कॉलरलाइट के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप भी है। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो पहली बार ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियोस देखें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। थैंक यू।